लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ने दिया। उसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। उनमें हमने देखा कि उनका जो स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट बोले या फिर हम उनका बोले कि कंक्लूजन उनका ये था कि भाई जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर भी बढ़ता है, मतलब स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ता है, लेकिन अप टू अ लिमिट, है ना, एक लिमिट तक। उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आप एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। स्पीसीज मिलेंगे एरिया बढ़ाने पे, बट अप टू अ लिमिट। और फिर हमने देखा कि इस स्टीपर का मतलब क्या होता है। ज्यादा खरी ढलान अगर होगी, ज्यादा स्लोप अगर होगा तो उससे क्या होगा, जेड का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, किस चीज के लिए। जब कॉन्टिनेंट की बात बोलेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा, जब नॉर्मली किसी कंट्री की सिर्फ बात बोलेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा, हमने देखा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि यहां से सवाल आता है, नीट और बोर्ड्स दोनों में आता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई कि ये जो, देखो, सबसे याद है पहला वाला जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो एक सवाल था हमारे पास कि इतनी सारी स्पीसीज हैं, अगर इनमें से कुछ खत्म हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल था, याद है? बहुत पहले लेक्चर, सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक स्पीसीज है, अगर एंट की स्पीसीज जैसे कि 20,000 है, 5,000 अगर खत्म हो जाए तो इस इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। और एक इकोसिस्टम में जहां स्पीसीज ज्यादा है, एक इकोसिस्टम में जहां स्पीसीज कम है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, यह सवाल वहां पे उठा था। और आज हम उसका आंसर जानेंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा, इधर उधर ताकोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम एनसीईआरटी निकाले अगर हम, तो एनसीईआरटी निकालने पे चैप्टर नंबर 15 निकालेंगे, पेज नंबर 262 का लास्ट वाला जो है, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ये पूरा पढ़ेंगे। और कल के लेक्चर में भी पढ़ेंगे हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में आपको कुछ एक्सपेक्टेड नीट 2023 के क्वेश्चन कराऊंगा जो इस वाले पोर्शन से आ सकते हैं। और अगर इस वाले पोर्शन से आएंगे ना तो एज इट इज सेम वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूं आज क्लास में। और फिर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो 12 बोर्ड्स वालों का भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोलता है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं? नाम पहली बार सुन रहे हो। और एनसीईआरटी में कहीं भी, एनसीईआरटी में कहीं भी डायरेक्टली की स्टोन स्पीसीज के बारे में नहीं लिखा हुआ है, या फिर की स्पीसीज के बारे में नहीं लिखा हुआ है। या मैं बोलता हूं की स्टोन स्पीसीज बोलूं या मैं की स्पीसीज बोलूं, बट वाइज सेम, ठीक है, डिफरेंस वाइज जरा भी नहीं। ठीक है, तो की स्टोन स्पीसीज या की स्पीसीज का मतलब क्या होता है? देखो, की स्टोन स्पीसीज का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसका इंपैक्ट, जिसका असर एक इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है, उसको हटा देने पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर में उपलब्ध है, ये नहीं कि पूरे इकोसिस्टम में वही सिर्फ प्रेजेंट है, नहीं, उनका नंबर भी कम होता है, वो होते भी कम अमाउंट में है, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है ना कि उसको हटा देने से पूरी की पूरी इकोसिस्टम जो है आपकी, वो कोलैप्स कर सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पे अमेरिकन एलिगेटर। जो अमेरिकन एलिगेटर है वो क्या करता है, जिस एरिया में वो रहता है वहां जितने भी स्पीसीज है ना, उनकी उनके नंबर को वो क्या करता है, उनके नंबर को वो क्या करता है कि चेक में रखता है, मतलब ये कि कंट्रोल में रखता है, उनको खा जाता है, ऐसा करता है वो। ठीक है, समझ आई बात? तो हमने क्या बोला भाई कि हमने बोला, एक सेकेंड रुकेंगे जरा, हाँ जी, तो क्या बोला हमने? हमने बोला भाई कि एक सेकेंड, वेट अ मिनट, हमने बोला कि एक ऐसा स्पीसीज जिसका इंपैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है और वो नंबर में भी कम है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है, फॉर एग्जांपल कोई एक गांव है जहां पे 2 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। और उनके अलावा भी
500 लोग और रहते हैं। कितने रहते हैं? 500 लोग और रहते हैं। 2 लोग क्यों मैंने स्पेशली लिखा? मैंने बोला कि वो 2 लोग ऐसे हैं ना जिनके पास खेत बहुत ज्यादा है और बेसिकली वही उन खेतों पे खेती करवाते हैं बाहर से मजदूर को बुला करके, और फिर अनाज पैदा करवाते हैं, उसको फिर गांव में बेचते हैं ताकि गांव लोग, क्योंकि बाहर क्या है कि बाहर फॉर एग्जांपल बाहर बहुत ज्यादा कीमत में बिक रही है, तो वो क्या करते हैं अपने खेतों पे करवाते हैं और पूरे 500 लोग से फिर वो कम रेट में बेचते हैं। करेक्ट। अगर वो 2 लोग ये काम करना बंद कर दे या किसी वजह से वो लोग यहां से चले जाए कहीं और, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, अगर इन दोनों को हटा दिया गया, कुछ भी ऐसा कारण हुआ, तो इन दोनों 500 लोगों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है यहां गरीबी आ जाए, भुखमरी आ जाए। सोच रहे हो? तो ये 2 लोग इस गांव के लिए कैसा काम कर रहे हैं? की स्टोन स्पीसीज की तरह काम कर रहे हैं। वैसे ही हमने बोला एक इकोसिस्टम में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा स्पीसीज जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है इकोसिस्टम के ऊपर, नंबर में भी कम है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा, उसको हटा देने से डिजास्टर आ सकता है, डिस्टर्बेंस बढ़ सकती है, उसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। जैसे हमने बोला अमेरिकन एलिगेटर जो है, वो पॉपुलेशन बहुत सारी स्पीसीज उसके साथ रहती है उस नदी, उस लेक में, वहां उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखता है। अगर इसको हटा देंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे वहां पे, और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हो जो एक्सटेंड कर जाएगी, खत्म भी कर जाएगी। चैप्टर नंबर 13 में मैं थोड़ा मोड़ा इसका आइडिया लिया था। तो इतना ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान दे कि कीस्टोन स्पीसीज आर दोज हैविंग एक्सट्रीमली हाई इंपैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटेड टू इट्स पॉपुलेशन। समझ आया? हाईली इंपैक्ट है एक इकोसिस्टम के ऊपर। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल क्या है अपने इसमें, देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हमने बोला कि एलिगेटर, अमेरिकन एलिगेटर कीप अ चेक ऑन द पॉपुलेशन ऑफ सेवरल स्पीसीज। दे आल्सो, उसके बाद क्या करते हैं, जहां रहते हैं ना वहां घर बनाते हैं, अपना छेद करते हैं, ठीक है, टू स्टे वार्म। और जब वहां से चले जाते हैं तो उसमें वाटर भर जाता है, क्योंकि पानी के अंदर रहता है एलिगेटर, घड़ियाल। तो जब वहां से जाते हैं तो जो जगह है ना उसमें पानी भर जाता है, और फिर वहां पे वो डिफरेंट स्पीसीज वहां रहती है। करेक्ट। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिगेटर वहां उस इकोसिस्टम के लिए। तो कीस्टोन स्पीसीज का मतलब ये था। अब जब एनसीईआरटी पे हम आवत हैं तो सबसे पहला टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ये जो इतनी सारी स्पीसीज हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में? किसी इकोसिस्टम में अगर कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगी? देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, सबसे पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? क्या स्पीसीज का नंबर, क्या इकोसिस्टम को काम करने के लिए रियली मैटर करता है? मतलब अगर इकोसिस्टम में स्पीसीज का नंबर कम हो गया तो क्या इकोसिस्टम कम फंक्शनल हो जाएगा? क्या कम काम करेगा? यह सवाल है। क्या सवाल है कि क्या स्पीसीज का नंबर मैटर करता है एक इकोसिस्टम को काम करने के लिए? तो आंसर है हां। वैसे डेफिनेट आंसर तो इकोलॉजिस्ट भी नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो हम ये बोलते हैं कि वैसा इकोसिस्टम जहां स्पीसीज ज्यादा हैं, क्या है, जहां स्पीसीज ज्यादा हैं वो ज्यादा स्टेबल है। वो क्या है? वो ज्यादा स्टेबल है। वहां डिजास्टर, गॉड डिजास्टर या फिर हम बोले कुछ भी, वहां डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब फॉर मेनी डीके इकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वैसा जगह जहां पे ज्यादा स्पीसीज है वो ज्यादा स्टेबल है उसके मुकाबले जहां कम स्पीसीज है। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए मोर स्पीसीज चाहिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर अगर हम बोले इनडायरेक्टली तो हां, इकोसिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए स्पीसीज का नंबर मैटर करता है। इकोलॉजिस्ट ने देखा है, देखो लिखा हुआ है, फॉर मेनी डीके इकोलॉजिस्ट ने देखा है कि वैसी कम्युनिटी जहां ज्यादा स्पीसीज रहते हैं, वैसी कम्युनिटी जहां ज्यादा स्पीसीज रहते हैं वो इलाका ज्यादा स्टेबल है, वहां ज्यादा बाढ़ नहीं आता है, वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, स्टेबल है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है वहां पे, किसके मुकाबले? जहां कम स्पीसीज है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि हां, कहीं ना कहीं नंबर मैटर करता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जहां स्पीसीज कम है वो इलाका कम स्टेबल है एज कंपेयर टू जहां ज्यादा स्पीसीज है वो इलाका ज्यादा स्टेबल है। नो डाउट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आखिर
स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने क्या बोला, वेरिएशन कम आता है, प्रोडक्टिविटी अच्छा खासा है वहां। मतलब ऐसा नहीं होता कि इस बार इस साल जो प्रोडक्टिविटी हुई है, मतलब प्लांट्स ने जो फूड बनाया है वो बनाया है 100 किलो, और ऐसा नहीं हुआ अगले साल सीधा 10 किलो हो जाएगा, नहीं, 100 से 90 हो सकता है, 110 हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक स्टेबल कम्युनिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो वहां प्रोडक्टिविटी है वो वेरी नहीं करेगी। ठीक है, और वो क्या होगा कि रेसिस्टेंट होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, जैसे कि बाढ़ से वो रेसिस्टेंट होगा, अपने आप उससे क्या बोलते हैं, लड़ लेगा वो। ठीक है, रेसिस्टेंट होगा, उसको ज्यादा बाढ़ ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, सूखा ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा वहां होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ भी गया, क्या हुआ, इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ भी गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इकोसिस्टम थोड़ा सा क्या बोलते हैं डैमेज हो भी गया, तो उस डैमेज को वो आसानी से ठीक कर लेगी। क्या होगी, उस डैमेज को वो आसानी से ठीक कर लेगी, मतलब रीसाइलेंसिंग उसमें होता होगा। रीसाइलेंस का मतलब क्या है कि अगर डैमेज हो भी गया है, अगर डिस्टर्ब हो भी गया है, तो वो अपने आप उसको ठीक कर लेगी आसानी से। समझ आया? तो एक कम्युनिटी स्टेबल है किस मायने में, मतलब स्टेबिलिटी का मायना क्या है? तो हमने बोला स्टेबिलिटी का मायना यह है कि वहां जो प्रोडक्टिविटी है, वहां जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल वहां प्रोडक्टिविटी 100 किलो तो अगले साल सीधा 10 किलो, नहीं, लेस वेरिएशन आना चाहिए, 90 किलो हो जाए, 95 किलो हो जाए, 110 किलो हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी नहीं करनी चाहिए ज्यादा, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन चल सकता है। साथ ही साथ क्या, डिजास्टर के लिए वो क्या होनी चाहिए, रेसिस्टेंट होनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गया, ठीक है, थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस उसके ऊपर आ भी गया, तो वो उसको अच्छे से रिपेयर, मतलब रिपेयरिंग की पावर होनी चाहिए, इकोसिस्टम तुरंत उसको रिपेयर कर लेगा, ठीक ठाक कर लेगा। इसको कहते हैं रीसाइलेंट। क्या कहते हैं, रीसाइलेंट। रीसाइलेंट का सिंपल सा मतलब है कि रिपेयर कर लेगी इकोसिस्टम, अपने आप को दोबारा ठीक कर लेगी। समझ आया? और वो रेसिस्टेंट होनी चाहिए ऐसी स्पीसीज से जो कहीं से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा स्पीसीज उस इकोसिस्टम में आ जाए जो उसको तबाह कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उससे रेसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कोई एलियन स्पीसीज, कोई बाहर का स्पीसीज जो उस इकोसिस्टम में नहीं रहता है। क्या लिखा है देख, स्टेबल कम्युनिटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, पहला ये। दूसरा है रेसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा कि कोई आपदा विपदा से बच के होना चाहिए, बचाव का तरीका उसके पास आना चाहिए। दूसरा, अगर प्रॉब्लम हो भी गई तो रिपेयर कर सकती है आसानी से। ठीक है भाई। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाई एलियन स्पेसीज। कोई बाहरी स्पीसीज अगर आ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल ये एक इकोसिस्टम है, कहीं से आ जाए एक स्पीसीज, टिंकू नाम का, कौन नाम का, टिंकू नाम का, ऐसे मान लिया, तो उससे इकोसिस्टम को बचना आना चाहिए। और साथ ही साथ उसको वो कंट्रोल में रखना चाहिए कि इसका नंबर इतना ना बढ़ जाए कि इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर, नहीं, इसका नंबर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो एलियन स्पेसीज, बाहरी वाले स्पेसीज से वो रेसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आ भी गया है तो उसको इतना कंट्रोल में रखेगी वो ज्यादा डैमेज ना करे इकोसिस्टम को। स्टेबिलिटी का मायना ये होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि क्या इकोसिस्टम को फर्क पड़ता है स्पीसीज के नंबर से, तो आंसर है हाँ। वैसी इकोसिस्टम, वैसा बायोलॉजिकल कम्युनिटी, वैसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी जहां स्पीसीज का नंबर कम है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो कम स्टेबल है। ठीक है, तो हमने बोला कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, मतलब अगर मान लिया जाए कोई एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबल का सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आता है। 200 किलो होता है तो हो सकता है 195 आ जाए इस साल, अगले साल, अगर उसके अगले साल 197 केजी आ जाए। ऐसा नहीं कि 200 से सीधा 2 किलो पे आ जाएगा प्रोडक्टिविटी, नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है वो भोजन जो प्लांट्स बना रही हैं सोलर एनर्जी का यूज करके, करेक्ट, उस एरिया का वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, जैसे डेजर्ट का प्रोडक्टिविटी कम है, क्यों, प्लांट्स कम है। ठीक है, वहां कहीं ना कहीं प्लांट्स कम है, वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या, रेसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई डिजास्टर आ रहा है उससे वो रेसिस्ट होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार हमको तो ये वाला वायरस ना लगता हुआ, हम तो इंजेक्शन ले लिया, हम रेसिस्टेंट हो गए उसके लिए, कि वो आ भी गया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, करेक्ट। तो रेसिस्टेंट होना चाहिए किससे, तो डिस्टर्बेंस से, चाहे वो नेचुरल भी हो सकता है डिस्टर्बेंस, मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है,
अगर किसी ना खुदा ना खास्ता अगर मान लिया जब बीमारी लग भी गई तो होता है ना रिकवरी पावर होता है अच्छा खासा किसी का, वो जल्दी रिकवर कर देता, वो वाला रिकवरी अच्छी होनी चाहिए उसकी, इकोसिस्टम अपने आप को ठीक से डैमेज को रिपेयर कर लेगा, रीसाइलेंट की प्रोसेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई आपके इलाका में घुस गया तो उसको कंट्रोल में रखना आना चाहिए इकोसिस्टम को। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, और जहां ज्यादा स्पीसीज होती हैं वो इलाका ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इन सब चीजें वहां देखने को मिलती हैं। फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी में, we do not know how these attributes are linked to a species resident in a community, but David Tillman long-term ecosystem experiment using outdoor plot brought some tentative answer. Tillman found that plot with more species shows less area variation in total biomass. He also showed that in experiment increasing biodiversity contribute to high productivity. क्या लिखा उन्होंने, उन्होंने बोला कि ये सारे एट्रीब्यूट जो आपने ये सारे कैरेक्टर देखेगा ना कि भाई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, भाई रेसिस्टेंट होना चाहिए, भाई साइलेंस होना चाहिए, भाई कोई एलियन स्पीसीज अगर आ जाए तो उससे रेसिस्टेंट होना चाहिए, जो एट्रीब्यूट्स हैं हम नहीं जानते कि कैसे ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन डेविड टिलमैन साइंटिस्टवा का नाम है बबुआ, का नाम है डेविड टिलमैन साहब का एक एक्सपेरिमेंट था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। और जब उसको उन्होंने प्लॉट किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। क्या देखा उन्होंने? जब इसको किया तो उन्होंने पाया कि ऐसा जगह, ऐसा इलाका जहां पे स्पेसीज ज्यादा हैं, वहां पे ईयर टू ईयर बायोमास में, टोटल बायोमास मतलब क्या, बायोमास लिविंग कंटेंट में कम वेरिएशन देखने को मिलता है। करेक्ट, मतलब प्लांट जितनी भोजन बना रही है उतना ही बना रही है लगभग, या तो थोड़ा सा कम बना रही है, ज्यादा ये नहीं कि सीधा कौन एग्जांपल 200 सीधा 2 किलो नहीं आ रहा है, या 100 से सीधा 10 किलो पे नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो ये नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, ही ऑल्सो शोज दैट, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी देखा कि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। करेक्ट, तो इसका सिंपल सा मतलब बोल सकते हो ना कि डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दोनों एक दूसरे से। मतलब जहां डाइवर्सिटी ज्यादा वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा, कहीं ना कहीं डेजर्ट में डाइवर्सिटी कम है, स्पेसीज कम है, तो वहां प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शनल है। करेक्ट, तो ये सब जो बातें किसने कहा? डेविड टिलमैन साहब ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। पहला कि जहां ज्यादा स्पेसीज हैं तो ईयर टू ईयर वहां पे टोटल मास में वेरिएशन कम देखने को मिलता है। करेक्ट, फिर उन्होंने बोला कि जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उन्होंने एक इक्वेशन निकाला कि भाई ऐसा है कि इंक्रीज मोर डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हायर प्रोडक्टिविटी। करेक्ट, ठीक है भाई। ऑल थ्रू वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज इसने कंट्रीब्यूट टू वेलबीइंग ऑफ द इकोसिस्टम, वी नो हाउ इकोसिस्टम हेल्थ, बट क्या बोला उन्होंने, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी ने कहा कि हम कंप्लीटली नहीं जान पाए हैं कि कैसे स्पेसीज रिचनेस, मतलब स्पेसीज का ज्यादा होना इकोसिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, हम कंप्लीटली नहीं जान पाए। करेक्ट, लेकिन हम इतना तो जान गए, इतना तो रियलाइज कर चुके हैं कि रीच इन बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज का ज्यादा होना सिर्फ इकोसिस्टम को हेल्दी नहीं रखता है, हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए, इस प्लैनेट पे अगर हमको भी रहना है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। करेक्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी इकोसिस्टम उतना स्टेबल होगा, और बाढ़, सूखा, कोई भी विपत्ति आपदा, कोई भी आपदा जो नेचुरल आपदा होती है वो कहीं ना कहीं कम आएगी, और अगर आएगी भी तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगी अगर ज्यादा स्पेसीज होंगे तो। करेक्ट, तो उन्होंने बोला कि हम कंप्लीटली नहीं जान पाए हैं कि स्पेसीज रिचनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इस इकोसिस्टम को ठीक ठाक करने में, लेकिन इतना तो जान गए हैं कि जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो इकोसिस्टम को तो हेल्दी रखेगी। अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो क्या करेगी? इकोसिस्टम को तो हेल्दी रखेगी। साथ ही में अगर हमें सरवाइव करना है, ह्यूमन रेस को इस प्लैनेट पर सरवाइव करना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, अब कुछ सवाल है कि इस वक्त जब हम यहां खड़े हैं तो हमको पता है कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, इतना ज्यादा जहर घोल चुके हैं इस अर्थ में कि बहुत सारी स्पेसीज लगातार में खत्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही है, जिनको खोजा भी नहीं वो भी खत्म हो रही हैं, इस अलार्मिंग रेट से खत्म हो रही है। हम लगातार स्पेसीज को लॉस कर रहे हैं। तो कुछ सवाल है यहां पे, क्या है भाई? कि
अगर वेस्टर्न घाट जहां पे बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अगर वहां से ट्री फ्रॉग, एक स्पीसीज है, क्या नाम है उसका, ट्री फ्रॉग, अगर गायब हो जाए हमेशा के लिए तो क्या इकोसिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ चल रहा है, जैसे हम यहां पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहें कि 20,000 की जगह पे अगर 15,000 ही स्पीसीज ऑफ एंट इस अर्थ पे है, तो क्या हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा? ये दो सवाल है। क्या सवाल है? अगर वेस्टर्न घाट से एक ट्री फ्रॉग खत्म हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तुरंत में, एकदम खत्म हो जाएगा? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, जो हम इतना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, सबको खत्म किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज को हमने अपने क्या बोलते हैं अपने हरकतों से खत्म करे जा रहे हैं, क्या अगर 20,000 की जगह 15,000 ही एंट रह जाए तो क्या हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ेगा, हाँ या ना? अब क्या ना, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसके लिए हमको रिवर प्रॉप हाइपोथेसिस दिया गया। क्या दिया गया? रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। क्या दिया गया बताओ? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। क्या है? रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। देयर इज अ नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमने एक हाइपोथेसिस दिया, हमने नहीं दिया, पॉल एनरिच साहब ने दिया। क्या दिया? एक साइंटिस्ट थे, सैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे पॉल एनरिच साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया, रिवर प्रॉप हाइपोथेसिस। सवाल क्या था कि अगर एक ट्री फ्रॉग गायब हो जाए तो क्या इकोसिस्टम को फर्क पड़ेगा? क्या वहां की वेस्टर्न घाट की जो इकोसिस्टम है क्या लेस फंक्शनल हो जाएगी? सवाल यह था। हम जो इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, सबको हटाए जा रहे हैं, हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी स्पीसीज बच रही है, नहीं बच रही है। क्या अगर 20,000 से 15,000 एंड बचे, 20,000 में से 15,000 ही बचे, मतलब 5,000 खत्म हो जाए, तो क्या हमको कोई फर्क पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन के डायरेक्ट तो आंसर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल एनरिच साहब ने इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम है रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस किसने दिया? तो डेविड टिलमैन में कंफ्यूज नहीं होना, इसको दिया था पॉल एनरिच ने। डेविड टिलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, करेक्ट? चलो यहां तक समझ आती है। ये क्या है भाई? तो ये आपका रिवेट। क्या है? रिवेट। ये लोहा का होता है रिवेट, कहीं आपने देखा होगा जहां पे ना वो स्क्रू यूज नहीं करते हैं तो वहां पे ये रिवेट यूज करते हैं। क्या है? ये रिवेट है। और नीचे क्या दिया भाई? ये क्या है भाई? तो ये एक प्लेन का हिस्सा है जिसपे आप देख रहे हो कि यहां रिवेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये गोल गोल रिवेट लगा हुआ है, रिवेट। ये क्या है? प्लेन का हो सकता है कि ये प्लेन का आपका वो पंखी हो जिसमें रिवेट लगा होता है, ठीक है? तो जहां पे स्क्रू यूज नहीं करते वहां पर रिवेट यूज करते हैं चीजों को पकड़ के रखने के लिए, बांधने के लिए, करेक्ट? तो क्या हमने बोला? नाम ही है रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। रिवेट, इसको आपने देखा, रिवेट क्या है? ये आपका रिवेट है। ये क्या आपका रिवेट है? ये क्या देख रहे हो? एक एरोप्लेन में आप देख रहे हो कि ये एक रिवेट लगा हुआ है, ये रिवेट लगा हुआ है, ये भी एक रिवेट है, ये भी एक रिवेट है, ये भी। तो इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? देखो, इस हाइपोथेसिस को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया? उन्होंने बोला कभी आपने प्लेन को देखा है? तो हाँ भाई, प्लेन को देखा है। आपने प्लेन में देखा होगा कि जो प्लेन है ना उसमें बहुत सारे रिवेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिवेट लगे होते हैं, रिवेट्स। देखो यहां पे जो देख रहे हो, ये वाला आप यहां पे देख रहे हो, ये एक प्लेन का हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है। और यहां आप देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो कि बहुत सारे उस प्लेन की, मतलब प्लेन का हिस्सा जो जुड़ा होता है ना एक दूसरे से, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो विंग हो, ठीक है? प्लेन का जो भी हिस्सा होता है तो वहां पे स्क्रू यूज नहीं करते, वहां पर रिवेट यूज करते हैं एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए, करेक्ट? तो आपने बोला कि एक प्लेन होता है जिसमें बहुत सारे रिवेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? रिवेट होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है? प्लेन में रिवेट होते हैं, वही लिखा हुआ है। आप ऐसा मान लो कि जो आपका इकोसिस्टम है ना वो प्लेन है। क्या है? इन अ प्लेन को क्या माना हमने? प्लेन को माना कि वो आपका एक इकोसिस्टम है। और आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे बहुत सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटी रहती है, बहुत सारा पॉपुलेशन रह रहा है और वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है? तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो हमने इकोसिस्टम मान लिया एरोप्लेन को। तो स्पीसीज किसको मानेंगे? तो एरोप्लेन में लगे हुए जो रिवेट है ना उसको हमने माना स्पीसीज। क्या माना? स्पीसीज माना।
फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये जो एरोप्लेन है ना, प्लेन जो है ना आपका, वो क्या है, स्पेसीज है। और इसमें ये जो एक रिवेट लगा हुआ है, इसमें जो एक रिवेट लगा हुआ है, इसमें एक जो रिवेट लगा हुआ है, इसमें जो एक रिवेट लगा हुआ है, इसमें जो एक रिवेट लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, ये किसके समान है, ये स्पेसीज के समान है। करेक्ट, एक स्पेसीज है वो, हो सकता है एंड की स्पेसीज हो सकता है कि बेटल की स्पेसीज हो सकता है कि फिश की स्पेसीज हो सकता है कि बी की स्पेसीज हो, एक स्पेसीज है। मतलब एक एरोप्लेन कोई एक इकोसिस्टम है, उस एरोप्लेन में लगे हुए रिवेट क्या है, स्पेसीज है। क्या है, उसमें लगे हुए एक स्पेसीज है। अब ऐसा हो कि जब भी कोई पैसेंजर ट्रैवल करे उस एरोप्लेन से, तो ट्रैवल करे यहां से फॉर एग्जांपल मुंबई गया, और मुंबई में उतरने के बाद उतरते समय एक रिवेट उठा के अपने घर ले जाए प्लेन का, ठीक है। जो भी पैसेंजर उस प्लेन में, अब एक प्लेन में हजारों रिवेट लगे होते हैं, जब भी एक बार में 100 पैसेंजर ने ट्रैवल किया तो सबने एक एक रिवेट निकाल के घर लेके चले गए। फिर जब प्लेन एक बार उड़ा तो फिर उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, सबने एक एक रिवेट उठा के घर लेके चले गए। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इकोसिस्टम में से लगातार स्पीशीज गायब हो रही हैं। क्योंकि एनालॉजी देखो ना आप, प्लेन में से रिवेट का निकलना, प्लेन को हमने इकोसिस्टम माना, रिवेट को हमने स्पीशीज माना, कहीं ना कहीं क्या बोला इन्होंने बोला कि भाई इकोसिस्टम में से स्पीशीज गायब हो रही हैं। ये उनका ये एनालॉजी था, करेक्ट। तो उन्होंने सिंपल बोला कि एरोप्लेन को आप इकोसिस्टम मान लो, उसमें बहुत सारे रिवेट लगे होते हैं ताकि प्लेन ज्वाइन रख सके, एक साथ उड़ सके, है ना। ये नहीं कि पंखी अलग हो जाएगा अगर रिवेट नहीं लगा रहेगा तो। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग स्टार्टिंग पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम काउजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। क्या लिखा उन्होंने बोला हर पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है वो एक रिवेट निकालता है, अपने घर लेके चला जाता है। ये वैसे ही समान है जैसे हम लगातार अपने इकोसिस्टम के स्पीशीज को खत्म किए जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसा कारनामा किया, मैंने कोई ऐसा पॉल्यूशन किया जिसकी वजह से स्पीशीज 2 खत्म हो गए। वही समान है कि एरोप्लेन में से आपने 2 रिवेट को निकाल लिया, करेक्ट। अब हो सकता है कि इनिशियली आपने क्या किया कि आपने इनिशियली जो पैसेंजर थे ना, वो क्या कर रहे हैं कि लगातार जो रिवेट है ना, वो सीट का निकाल रहे हैं, विंडो का निकाल रहे हैं। तो इनिशियली ज्यादा उसके क्या बोलते हैं, उसके फ्लाइट सेफ्टी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इनिशियली जब आप क्या रिवेट निकाल रहे हो, तो आपने प्लेन का जब रिवेट निकाला तो आपने इनिशियली पंखी का क्या बोलते हैं उसको, खिड़की का निकाल लिया, आपने प्लेन के सीट का निकाल लिया। तो ज्यादा इनिशियली आपने जब 100-200 रिवेट निकाले तो फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट। लेकिन जब कहीं ना कहीं बहुत सारे रिवेट निकल गए और फाइनली बारी आई कि भाई अब तो पंखी का निकलेगा, पंखी हो ना जो विंग्स होता है जिससे उड़ता है, जब उसका रिवेट निकलेगा ना तो फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्लेन उड़ते हवा में कोलैप्स कर जाएगा, खत्म कर जाएगा। वही लिखा हुआ है, इट मे नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी पे अफेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर फंक्शन करेगा अपना इकोसिस्टम। इनिशियली जब हम 1-2 रिवेट निकालेंगे, 100-200 रिवेट निकालेंगे, लेकिन मोर एंड मोर रिवेट जब रिमूव होगा तो प्लेन जो है वो डेंजरसली वीक हो जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि फर्दर मोर रिवेट इज रिमूव मे बी ऑल्सो क्रिटिकल, बहुत ज्यादा जब निकल जाएंगे तो जब हम रिवेट में से विंग्स को निकालेंगे, अब यहां पे विंग्स के जो रिवेट हैं उनको माना गया है की स्टोन स्पीशीज की तरह। किसकी तरह माना गया है, की स्टोन स्पीशीज की तरह। मतलब वो इकोसिस्टम में मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि क्या, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला एक प्लेन है वो आपके एक इकोसिस्टम के समान है, ठीक है। उसमें जो रिवेट लगे हुए हैं वो किसकी तरह है, स्पीशीज की तरह है। इनिशियली जब अपने सीट के रिवेट निकाले, आप जब विंडो के रिवेट निकाले तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उतना ज्यादा फ्लाइट आराम से सेफ्टी से चल रही थी फ्लाइट, लेकिन फ्लाइट की सेफ्टी पे असर कब पड़ा, जब बहुत ज्यादा स्पेसेस निकल गए और खास के जब आपने विंग्स वाले रिवेट निकाल लिए। विंग्स वाले रिवेट का मतलब क्या है, आखिर विंडो के रिवेट और विंग्स के रिवेट में क्या असर है। विंडो वाला बात करिए, सीट वाला जो रिवेट था ना वो नॉर्मल स्पेसिस की तरह था, लेकिन जो विंडो का रिवेट था वो समान था की स्टोन स्पेसिस की तरह, वो स्पेसिस जिसका इंपैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है। आपने जब विंग्स वाले रिवेट निकाल लिए ना तो चलती प्लेन में से विंग्स टूट के नीचे गिर गया। आप उसमें 1000 लगा हुआ था, आप धीरे धीरे निकालते गए और कितना निकल गया, 700 निकल गया। आप फ्लाइट टेक ऑफ किया, निकला,
ठीक है, और उड़ा फ्लाइट, उसके बाद हवा में जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो विंग्स टूट के नीचे गिर गया और फ्लाइट एरोप्लेन हवा में क्रैश कर गया। तो वही लिखा हुआ है, लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स, और विंग्स को किसकी तरह लिया गया, की स्पीसीज की तरह लिया हुआ है, जो कि मेजर इकोसिस्टम को फंक्शन की तरह काम करता है, मेजर फंक्शन काम करता है इकोसिस्टम में, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट। और विंग्स से जब रिवेट निकलेंगे तो ज्यादा फ्लाइट को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, सेफ्टी को लॉस करेगा। लॉस ऑफ फ्यू रिवेट ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन, वो रिवेट जो सीट और विंडो से निकल रहे थे उनसे ज्यादा फर्क कब पड़ेगा, जब हम विंग्स में से रिवेट को निकाल लेंगे। करेक्ट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एरोप्लेन इकोसिस्टम की तरह है, रिवेट स्पेसीज की तरह है, और वो रिवेट जो विंग्स पे लगे हैं वो की स्पेसीज की तरह है। करेक्ट, समझ आता है। तो ये था रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस। रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस ने क्या कहा, उसने एरोप्लेन को, देखो उसने क्या किया, उसने एरोप्लेन को माना कि एक इकोसिस्टम है, उसने रिवेट को, जो एरोप्लेन में सारे पोर्शन को जोड़ने के लिए जो रिवेट लगाया जाता है, उसको उन्होंने माना कि क्या है, स्पेसीज है ना, रिवेट को मान लिया कि स्पेसीज है। और विंग्स पे लगे रिवेट जो विंग्स को ज्वाइन करते हैं प्लेन से, वो क्या है, की स्टोन स्पेसीज है या फिर की स्पेसीज है। ठीक है, बतवाइज से की स्टोन स्पेसीज या की स्पेसीज का मतलब क्या होता है सर, की स्टोन स्पेसीज या की स्पेसीज का इतना मतलब होता है कि उनका नंबर भले ही कम है लेकिन वो इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं। उनका खत्म हो जाना मतलब भैया इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना। करेक्ट, समझ आता है ना। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि ऐसा है कि जब इनिशियली, तो वही बात है ना कि जब एक एक रिवेट इनिशियली 15 से 20,000 20,000 से 15,000 एंड की हो जाएगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खत्म करते करते स्पीसीज को पहुंच जाएंगे, हम खत्म करने लगे की स्टोन स्पीसीज को, तो हमको फर्क पड़ेगा। देखो अब एक सवाल था जो कि इसका आंसर यहां पे दिया हुआ, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ स्पीसीज कम्युनिटी मैटर, हाँ करता है। रीच बायोडाइवर्सिटी, स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, रिसाइकलिंग में सबका काम आता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबल कम्युनिटी, वेरिएशन जाना, ये हम पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंट होगा, रीसाइलेंस होगा, ठीक है, साथ में इन्वेजन, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला क्या है, एक चीज और था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कहाँ गया, नहीं है क्या इधर, चल लिखा ही नहीं मैंने, चलो कोई नहीं। तो आप समझ गए, आपने बोला कि सर हम समझ गए, भले ही एक फ्रॉग ट्री वेस्टर्न घाट से खत्म हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे रिवेट निकल रहे थे तो प्लेन की सेफ्टी पे फर्क पड़ रहा था। प्लेन धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था। और एक बार जैसे ही आपने की स्टोन स्पेसीज में हाथ लगाया, कि जैसे ही आपने विंग्स वाले रिवेट को निकालना चाहा तो आपको प्रॉब्लम हो गई और इकोसिस्टम पूरा खत्म हो गया, जैसे प्लेन पूरा क्रैश कर जाएगा। समझ आता है। अब कुछ सवाल है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन पे भी बेस्ड है, जो कि नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट के लिए। ठीक है, क्या है, रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस किसने दिया, तो डेविड टिलमैन लगाएंगे, बिल्कुल गलत, पॉल इंग्लिश लगाएंगे। करेक्ट, तो ये था। अगला सवाल एक बार आप रोकेंगे, देखेंगे ध्यान से, उसके बाद बताएंगे। चलो बताओ आंसर क्या होगा 11 का, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, ये पिछले वाले लेक्चर पे है। जेड वैल्यू कॉन्टिनेंट का क्या आता था, याद करो, 0.6 से 1.2 एनसीईआरटी। इंडिया के पास कितना परसेंट लैंड एरिया है और वो ग्लोबली कितना स्पेसीज, जैसे तो लैंड एरिया तो 2.1 था, शायद 2.4 था, क्या 2.4 था, और कितना कैरी करता है तो 8.1 पूरी डाइवर्सिटी का वो लेता है, तो डी आंसर होगा एनसीईआरटी का सवाल। अगला सवाल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली रेशियो ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको याद है मे ग्लोब एस्टिमेट के अनुसार अभी भी 1000 प्लांट और 3000 स्पीसीज को ढूंढे जाना बाकी था, तो सॉरी 1 लाख और 3 लाख, तो 1:3 का रेशियो होता है, उसी पे एक क्वेश्चन का आंसर है। देखो व्हाट इज द अप्रोक्स रेशियो ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, 3:1 आंसर लगाएंगे इसका। एनिमल पहले बोला है, प्लांट बाद में बोला है, तो एनिमल 3 लाख बाकी थे ढूंढने के लिए और प्लांट थे 1 लाख, तो 3:1 आ गया ना रेशियो, तो 3:1 इसका आंसर होगा। अब नीट वाले जा सकते हैं क्योंकि अब बोर्ड्स वालों का सवाल, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आप लगाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वेरिएशन कम करता है,
इकोसिस्टम को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ रीसाइलेंसिंग की प्रोसेस, मतलब अगर इकोसिस्टम को कोई नुकसान हो भी गया है, कोई डिस्टर्बेंस हो भी गया है, तो उससे क्या हो जाए, वो रीसाइलेंट रहेगी, मतलब अच्छे से अपने आप को क्या कर लेगी, क्या बोलते हैं उसको, रिपेयर कर लेगी। करेक्ट। तो ये चारों आंसर इसका होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्टेबिलिटी का दिया हुआ है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, सीबीएसई ऑल इंडिया 2013, स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी डिपेंड ऑन इट्स स्पेसीज रिचनेस। राइट डाउन, राइट हाउ डिड डेविड टिलमैन शो दिस एक्सपेरिमेंटली। स्टेबिलिटी जो है वो कम्युनिटी, वो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी में कितने सारे स्पेसीज प्रेजेंट हैं। इस चीज को डेविड टिलमैन ने लिखा अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार। क्या एक्सपेरिमेंट था, राइट हाउ डेविड टिलमैन सो द एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट में क्या, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट क्या थे वही लिखना था। तो डेविड टिलमैन ने जब प्लॉट किया तो उन्होंने पाया कि मोर स्पीसीज जब रहते हैं, ज्यादा स्पीसीज जब रहता है, तो ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास में कम होता है। साथ ही साथ जब हम बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं तो हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है हमको। करेक्ट। तो ये आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस, नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज इट। तो रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस को दिया था पॉल इनरिच ने। उन्होंने बोला कि भाई एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम मान लो, उसमें लगे हुए रिवेट का काम क्या होता है, प्लेन को जोड़ के रखना होता है। उस प्लेन में रिवेट को मान लो स्पेसिस, जैसे जैसे आप रिवेट निकालते जा रहे हो, हर पैसेंजर आ रहा है रिवेट निकाल के लेके चला जा रहा है, वैसे ही मतलब समझ जाओ कि इकोसिस्टम में एक एक स्पेस गायब हो रहा है। और जब ज्यादा इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब वही है ना कि अगर 1, 2, 4, 15,000, 2,000, 5,000 स्पेसिस गायब भी हो जाती है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन पे। लेकिन जब बहुत ज्यादा रिवेट निकलने लगेंगे, कीस्टोन स्पेसिस भी गायब होने लगेंगी हमारे इकोसिस्टम से, तो हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। वही लिखी हुई है कि ऑल पार्ट आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ, जो प्लेन के पार्ट्स हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए बहुत सारे रिवेट लगे होते हैं। रिवेट को हमने स्पेसिस मान लिया है, प्लेन को हमने एयरप्लेन को हमने क्या इकोसिस्टम मान लिया है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन स्टार्टिंग, उसमें हर पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है और एक एक रिवेट को निकाल के घर ले जा रहा है, मतलब काउजिंग स्पेसिस टू बी एक्सटिंक्ट, हर स्पेसिस गायब हो रही हैं, तो इट मे नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। इनिशियली फ्लाइट सेफ्टी को असर नहीं होगा, लेकिन इनिशियली, बट जब मोर एंड मोर रिवेट निकलने लगेंगे तो प्लेन डेंजरस हो जाएगा, वीक हो जाएगा एक समय के बाद। और रिवेट जब रिमूव होंगे, हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो विच रिवेट इज रिमूव मे बी, और जब हम विंग्स के रिवेट को निकाल लेंगे तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी और सीरियस हो जाएगी, और प्लेन सेफ्टी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जब हम ज्यादा स्पेसीज, मतलब ज्यादा रिवेट यहां से निकाल लेंगे सीट और विंडो के अलावा, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा असर देगा। करेक्ट। यहां पे आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढे कि भाई क्या नंबर ऑफ स्पीसीज मैटर करता है, तो हम बोले हाँ ठीक है। क्या कम्युनिटी का स्टेबल होना, इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का स्टेबल मतलब क्या है, ये हमने जाना। फिर हमने जाना क्या किया, 1-2 स्पीसीज खत्म हो तो कोई फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ज्यादा स्पीसीज खत्म होगी तो फर्क पड़ेगा। रिवेट प्रॉप हाइपोथेसिस पॉल इनरिच ने दिया। और क्या हमने बोला कि भाई लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किसने दिया, डेविड टिलमैन ने दिया। तो ये सारे सवाल थे, एनसीईआरटी के कुछ सवाल थे जो कि आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है, और नीट के सवाल भी मैंने आपको कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। ठीक है।